षष्ठ अध्याय के संधि प्रकरण में आज सूत्र है अंतादि वच्च। ये सूत्र कोई संधि तो नहीं करता है, किंतु संधि होने के बाद यानी जो एकादेश होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंतादिवत अव्ययपदम च अव्ययपदम समास करेंगे। अंतश्च आदिश्च इति अंतादि और अंतादिभ्याम तुल्यम अंतादिवत। ठीक है, तेन तुल्यम क्रिया चेतवती से यहाँ पर वति प्रत्यय हो गया। सूत्र का अर्थ करेंगे। अनुवृत्ति है एक पूर्व परयो और ये अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र होते हुए भी ये, ठीक है ना, अतिदेश सूत्र ही है। जहाँ जहाँ भी पूरे इस प्रकरण में आवश्यकता होगी वहाँ पर लगे। अर्थ है सूत्र का अतिदेशोयम एकः पूर्व परयो इति योयम एकादेशो विधीयते, है ना। एकः पूर्व परयो इति योयम एकादेशो विधीयते सह एकादेशः पूर्वस्य अंतवत् भवति परस्य आदिवत् भवति। अर्थ तो इतना ही है सूत्र का। क्या हुआ अर्थ सूत्र का? अतिदेशोयम एकः पूर्व परयोः इति योयम एकादेशः विधीयते स एकादेशः पूर्वस्य अंतवत् भवति परस्य च आदिवत् भवति। ठीक है, ये अतिदेश सूत्र है। कहते हैं कि एक पूर्व परयो से जो एकादेश हुआ है, एकादेश किसके स्थान पर होता है? पूर्व और पर दोनों के स्थान में होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो एकादेश है हमें जैसा इष्ट होता है, सर्वत्र नहीं किंतु जिस कार्य की दृष्टि से जैसा इष्ट होता है, कभी पूर्व का अंतवत हो जाता है और पर का आदिवत होता है। ठीक है, बहुत शाब्दिक अर्थ है, इसको आप उदाहरण में समझेंगे। ब्रह्म बंधु और वृक्षौ, ब्रह्म बंधु और वृक्षौ। ब्रह्म बंधु शब्द था ब्रह्मा बंधु यस्य, आपने ब्रह्म बंधु समास किया था और उसके पश्चात ऊंग उतः से क्या हो जाता है? उकारांतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम ऊंग प्रत्ययः परस्य भवति। ब्रह्म बंधु आगे ऊंग, इन दोनों को फिर हम क्या कर लेते हैं? अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र लगाते हैं। अक से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं? फिर उसको हम अलग अलग ही लिख के करते हैं। अभी ब्रह्म बंधु, ठीक है। अब हमें यहाँ पर स्वाद्युत्पत्ति करनी है। करनी क्या है हमको? यहाँ पर स्वाद्युत्पत्ति करनी है। किससे होगी स्वाद्युत्पत्ति? स्वजसम और ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में। उसका कहना है कि ज्ञान तावंत और प्रातिपदिक से, है ना, स्वजस इत्यादि प्रत्यय होते हैं। ये नी तो है नहीं, आप भी नहीं है और प्रातिपदिक भी नहीं है। प्रातिपदिक संज्ञा भी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वो सूत्र क्या कहता है? अप्रत्यय, प्रत्यय का निषेध करता है। क्या करता है वो? प्रत्यय का निषेध करता है। और यहाँ पर जो एक आदेश हुआ है वो अंत में क्या है? प्रत्यय है। तो ऊंग प्रत्यय माना जाएगा, प्रत्यय ही तो माना जाएगा। और जब वो प्रत्यय माना जाएगा तो प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिषेध हो जाएगा। जब प्रातिपदिक संज्ञा का प्रतिषेध हो जाएगा तो यहाँ पर स्वाद्युत्पत्ति भी नहीं हो सकती है। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पर अब आपको सूत्र का प्रयोजन समझ में आएगा। तो अब अंतादिवच्च सूत्र है। उसने कहा कि देखिए, ये जो पूर्व और पर के स्थान में आपने एकादेश किया है, ये यथा योग्य पूर्व का अंत और पर का आदि माना जाता है। अब पूर्व क्या था? ये प्रातिपदिक है। ये क्या है? प्रातिपदिक है। और ये क्या है? अप्रातिपदिक है। ये क्या है? अप्रातिपदिक है। तो ये जो एक आदेश हुआ है वो कैसा हुआ है? प्रातिपदिक और अप्रातिपदिक का एक आदेश हुआ। क्या हुआ है? ये प्रातिपदिक और अप्रातिपदिक का एक आदेश हुआ है। ठीक है, हमें इष्ट है कि ये प्रातिपदिक माना जाए। हमें क्या इष्ट है? ये प्रातिपदिक माना जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो अप्रातिपदिक है ये क्या हो जाएगा?
पूर्व जो प्रातिपदिक है ये उसी का ही अंत माना जाएगा। एकादेश किया आपने तो एक ऊ और ऊ दोनों हो गए। अब इन दोनों में क्या हुआ, क्योंकि इसमें अप्रातिपदिक है और इस दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रत्यय है और ये अप्रत्यय है। तो प्रत्यय अप्रत्यय का एकादेश प्रत्यय भी माना जा सकता है। प्रत्यय और अप्रत्यय का एकादेश प्रत्यय यदि मान लिया जाए तब तो ये प्रत्यय हो जाएगा और अप्रत्यय प्रतिषेध इसमें लगने लगेगा। आगे बात समझ में। इसलिए यहाँ पर क्या कहा सूत्र ने कि जो पूर्व पर के स्थान पे जो एकादेश होगा वो यथा योग्य पूर्व का अंत अथवा पर का आदि माना जाता है। ठीक है, तो ये पूर्व क्या था, ये प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिक और अप्रातिपदिक का एकादेश क्या माना जाएगा, वो प्रातिपदिक का ही अवयव मान लिया जाएगा, वो प्रातिपदिक का ही अंत मान लिया जाएगा। इससे क्या हो जाएगी, फिर इसमें स्वाद्युत्पत्ति हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इस तरह से इसके अनेकों कार्य हैं। यहाँ पर हमने पूर्व का अंत माना, कहीं कहीं पर हम क्या मान लेते हैं, पर का आदि मान लेते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मबंधु में समझ में आ गया। ये किसका उदाहरण बना, पूर्व का अंत, पूर्व का अंत। इसको क्रम से समझ लेना, पूर्व परयो अंतादि बच्चा, पूर्व के साथ अंत और पर के साथ आदि। तो यथासंख्य वाली चीज रहेगी दिमाग में तो आपको स्पष्ट रहेगा। तो यहाँ पर हमने प्रातिपदिक और अब जब भी इसके उदाहरण आएंगे आप इसी प्रकार से इसको घटाएंगे। धातु अधातु, प्रातिपदिक अप्रातिपदिक, प्रत्यय अप्रत्यय, आगे समझ में इसी प्रकार से करेंगे। अब आइए वृक्षौ, ठीक है ना। वृक्षों में क्या है, वृक्ष आगे औ, फिर दोनों के स्थान पे हम क्या करते हैं, कौन सा आदेश करते हैं बताइए, प्रथम पुरुष होना लगाते हैं, हाँ फिर निषेध हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वृद्धि रेचि से हम वृद्धि एकादेश करते हैं। ठीक है, वृद्धि एकादेश कैसे करें, अपनी कॉपी में स्थिति लिख लिया करो। ठीक है ना। तो वृक्ष आगे औ, वृक्ष क्या है, आकार है यहाँ पर अवर्ण सोतर, औ को आपने एकादेश किया, ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, वृक्षौ। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा करनी है। पद संज्ञा किसकी होती है, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। अब आप बताइए कि ये वृक्ष तो क्या है, अशुभ है, और औ क्या है, शुभ है। अब अशुभ और शुभ का एकादेश हो गया तो हम इसको क्या माने, अशुभंत भी तो मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, वृक्ष अशुभंत और औ शुभंत, इन दोनों का जो एकादेश हुआ वो अशुभ और शुभ का एकादेश हुआ, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, अशुभ भी मान सकते हैं। जब ये अशुभ हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, सुबंत नहीं बना, सुबंत नहीं बना तो पद संज्ञा भी नहीं हो सकेगी। अब इस सूत्र ने कह दिया कि नहीं, ये जो पूर्व पर के स्थान पे एकादेश होते हैं वे यथा योग्य आवश्यकता अनुसार पूर्व का अंत और पर का आदि। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें क्या इष्ट है कि इसको सुबंत माना जाए, वहां पर हमको क्या इष्ट था कि वो प्रातिपदिक माना जाए। तो प्रातिपदिक अप्रातिपदिक का एकादेश हमने प्रातिपदिक पूर्व का अंत मान लिया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पर का आदि मान लेंगे। यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, अशुभ और शुभ का एकादेश जो पर में शुभ है हम इसको उसी का आदि मान लेंगे। तो ये क्या माना जाएगा, सुबंत मान लिया जाएगा, और सुबंत होने से इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। आगे समझ में नहीं आई, आगे। तो इस प्रकार से ये सूत्र कार्य करता है कि जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है, एकादेश तो हो गया, अब कहीं पर तो अच अच का है तो कोई दिक्कत नहीं है, दंड अग्रम कर लिया, किंतु कहीं पर इस प्रकार की स्थितियां होंगी कि प्रत्यय अप्रत्यय का एकादेश, प्रातिपदिक अप्रातिपदिक का एकादेश, धातु अधातु का एकादेश, शुभ अशुभ का एकादेश, तिंग अतिंग का एकादेश। अब ऐसे स्थानों पे हमें जहाँ पर कार्य करने होंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमें जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार पूर्व का अंत मान लेंगे अथवा पर का आदि मान लेंगे, और हमारे इस प्रकार से कई इष्टकारी सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसको व्याख्या के सूत्र की कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सूत्र बहुत ज़्यादा आपके आगे के जो शंका समाधान का जो प्रकरण चलेगा उससे बहुत स्थानों पर इसी प्रकार से होगा।
है कि इसका और इसका एकादेश, यदि हम इसको ऐसा मान लें तो ये दोष है, ऐसा मान लें तो ये दोष है, फिर उसके बाद हमें उसका क्या करना पड़ता है, समाधान करना होता है। तो अंतादिवचन समझ में आ गया आपको। चलिए अगले सूत्र में आते हैं। शत्वतुकोर सिद्धः। शत्वतुकोः सप्तमी का द्विवचन, असिद्धः प्रथमा का एकवचन। न सिद्धः असिद्धः। समास करेंगे। शत्वंच तुक्च इति शत्वतुकौ तयोः शत्वतुकोः। ठीक है, अर्थ करेंगे सूत्र का। शत्वे तुकी च कर्तव्ये, शत्वे तुकी च कर्तव्ये है ना, पूर्वपरयोः स्थाने यह एकादेशः सः असिद्धो भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का। शत्वे तुकी च कर्तव्ये पूर्वपरयोः एकादेशः असिद्धो भवति, अर्थात सिद्धवत कार्यम न करोति। शत्व विधि में शत्व करना है अथवा तुक करना है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो पूर्व पर के स्थान पे जो हमने एकादेश किए हैं, चाहे वो दीर्घ एकादेश हो, चाहे वो गुण एकादेश हो, चाहे वो वृद्धि एकादेश हो, चाहे ये एंग पदार्थ दति इत्यादि से हुए हों, वो सभी एकादेश क्या माने जाएंगे, असिद्ध। असिद्ध का मतलब क्या होगा कि वो न के समान, मतलब वो हुआ ही नहीं है, ऐसा माना जाता है। और तो उदाहरण से समझ में आ जाएगा। पर उससे पहले आप एक बात आप और समझ लीजिए कि ये असिद्ध क्या होता है। ठीक है ना, ये असिद्ध क्या होता है, तो उसके लिए लिखिए कि असिद्ध की आवश्यकता क्यों होती है। तो लिखिए उत्सर्ग लक्षण भावार्थम, उत्सर्ग लक्षण भावार्थम आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम, आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम असिद्ध वचनम। ठीक है, कहते हैं उत्सर्ग लक्षण, उत्सर्ग लक्षण भावार्थम और आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम। ठीक है, मान लीजिए आपने आदेश कर दिया, किंतु हमको उत्सर्ग बने क्या होता है, स्थानीय। यहाँ पर उत्सर्ग का अर्थ क्या है, स्थानीय, यानी स्थानीय निमित्तक कार्य हो जावे और आदेश निमित्तक कार्य न हो। स्थानीय निमित्तक कार्य हो जावे, आपने कोई आदेश किया, किंतु हमको क्या चाहिए कि उसके जो उत्सर्ग जो स्थानीय था उसके निमित्त जो कार्य हो रहे थे वो कार्य हो जावे। और दूसरा जो आदेश हो गया, अब आदेश निमित्त देख करके हमें जिन कार्यों की प्राप्ति होने लगी वो न होवे, वो क्या माना जाए, न के समान, यानी वो स्थानीय ही माना जाए। इस प्रकार से आदेश निमित्त कार्य का प्रतिषेध हो जावे। ये दोनों चीजें आपको अभी घटेंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले किस में घटाएंगे, शत्व में। शत्व विधि में घटाइए। आपकी स्थिति है, देखिए इधर तो को देख ले रहा है थोड़ा सा और, हाँ बस, बाकी अपनी कॉपी में भी आप स्थिति लिख सकती हैं। ठीक है ना, तो आपकी स्थिति है कोसिचत। उदाहरण क्या है, कोसिचत, कोसिचत। और भी बहुत सारे ले सकते हैं, कोस्य, योस्य। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर घटाएंगे हम लोग। तो कह बनाएंगे पहले, तो किम के स्थान पे का इत्यादि आदेश कर लेंगे। का किस बात क्या रहेगा आपका, सु, सु के स्थान पे क्या हो जाता है, स के स्थान पे रू, स जो शोरू से, और उसके बाद फिर क्या लग जाता है, का नहीं, अभी फिर अवसान, तो अवसान होगा तब ना लगाओगे, यहाँ अवसान है नहीं, तो क र आगे असिचत, क र असिचत। फिर यहाँ पर क्या लगा लेते हैं हम लोग, अतोरोरा प्लुतादप्लुते। क्या लगा लेते हैं, अतोरोरा प्लुतादप्लुते। क्या अर्थ होता है इसका, से उत्तर अप्लुतकार परे हो तो रूपो उत्थ हो जाता है। यहाँ पर अप्लुतकार से उत्तर है, अप्लुतकार परे रूपो क्या हो गया, उ हो गया, क उ असिचत। उसके बाद फिर हम क्या लगाते हैं, एंग नहीं, आद गुण। पहले क्या लगाएंगे, आद गुण लगाएंगे। तो अवर्ण से उत्तर अच के पहले हमने गुण एकादेश कर दिया, क्या बन गया, पो। आगे असिचत है, फिर क्या लगाएंगे, एंग पदांता दति।
पदांत एंग से उत्तर आकार के परे रहते हैं, पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, अपदांत कह रहे हैं, पदांत एंग से उत्तर आकार परे है, पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो गया। तो अ और ओ मिलकर के क्या बन गए, को। उसको प्रदर्शित करने के लिए हम ये अवग्रह चिन्ह लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह। ठीक है, ये हम लगाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये स्थिति बनी वैसे ही आदेश प्रत्यय यो सूत्र महाशय जी आ गए। उन्होंने क्या कहा कि इन तथा का वर्ग से उत्तर आदेश अथवा प्रत्यय के सकार को मूर्धन्यादेश होता है। तो ये क्या है, इन से उत्तर है। सिचत क्या है, ये आपका आदेश का सकार है, इसको मूर्धन्यादेश की प्राप्ति हुई। किंतु शक्त्व कोर सिद्ध, इसने कहा शक्त विधि करने के प्रति जो पूर्व और पर के स्थान पे हुआ एकादेश है वो क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध होने का मतलब क्या हो गया कि वो न के समान है, यानी आपने एकादेश किया ही नहीं है। और ये ध्यान में रखना कि शास्त्र सिद्ध होगा। शास्त्र सिद्ध का मतलब क्या होता है, एक शास्त्र की दृष्टि में दूसरा शास्त्र सिद्ध होगा, कार्य सिद्ध नहीं होगा। कि आप कहा असिचत बोलेंगे तो कौन सिचत थी, किंतु जैसे ही यहाँ पर आदेश प्रत्यय लगने चलेगा वैसे ही एंगा पदांता दति क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। यानी इसको क्या दिखाई देगा, एंगा पदांता दति लगा के आपने क्या किया था, ओ और आ को मिला करके ओ कर दिया था, किंतु ये जो एकादेश हुआ है वो क्या हो गया, असिद्ध हो गया। यानी सिद्धवत कार्यम न करोति, सिद्ध के समान कार्य वो नहीं करता। यानी वहाँ पर एंग से उत्तर तो होगा किंतु बीच में किसका व्यवधान दिखेगा, अ का। और ये वस्तुतः होगा नहीं, किंतु शास्त्र की दृष्टि में असिद्ध होगा। यानी बुद्धि में आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो तो असिद्ध हो गया तो आपको क्या दिखाई दिया, अ दिखाई दिया मध्य में। जब अ दिखाई दे रहा है तो इनसे उत्तर नहीं है तो शत्व भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई। यही आदेश निमित्तक कार्य, ये आदेश था ना, अब आदेश निमित्तक कार्य का प्रतिषेध हो गया। असिद्ध करने से क्या लाभ हुआ, आदेश निमित्तक जो कार्य था प्राप्ति हो रही थी उसका क्या हो गया, प्रतिषेध हो गया। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई ना। क्या सिद्ध हुआ, शत्व की दृष्टि में क्या असिद्ध हुआ, एंगा पदांता दति। ये याद रखना, शत्व की दृष्टि में, हाँ, शत्वे कर्तव्य तो कीच कर्तव्य, यहाँ पर हमने शब्द में घटाया है पहले क्योंकि शब्द पहले है। तो शब्द करने के प्रति जो एंगा पदांता दति से पूर्व रूप एकादेश हुआ था वो क्या हो गया, असिद्ध हो गया। असिद्ध होने से आपको क्या दिखाई दिया, ही आपको दिख रहा है, वहाँ पर इन से उत्तर नहीं है, इसलिए मूर्धन्यादेश नहीं होगा। तो कोसिचत, कोस्मयी, सोस्मयी, कोस्य, सोस्य, जितने भी इस प्रकार के शब्द होंगे उन सब में ही शत्व नहीं हो पाएगा। आगे बात समझ में नहीं आई, आ गई। चलिए, ये हो गया आपका आदेश निमित्तक, है ना। आदेश लक्षण, लक्षण का अर्थ होता है निमित्तक, है ना। तो आदेश निमित्तक कार्य का प्रतिषेध। अब तुक का उदाहरण है अधीत्य। क्या है उदाहरण, अधीत्य। अधि उपसर्ग है, इणगतो धातु है। आप लोगों को मालूम है कि इणगतो कह रहे हैं, इंग अध्ययन, इंग अध्ययन धातु का प्रयोग बिना अधि उपसर्ग के नहीं होता है। तो अधि ई आगे त्वा के स्थान पे क्या हो गया, अब यहाँ पर हमने लगा दिया अकः सवर्णे दीर्घ। क्या लगाया हमने, अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ लग गया तो क्या होगा, और आप सोचें कि हम यहाँ पर पहले तुक कर लें, वो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये अंतरंग है। कैसे अंतरंग है, इसको बस केवल अक से उत्तर अच चाहिए, तुक को क्या क्या चाहिए बताइए, हाँ, उसको पितकृत प्रत्यय चाहिए, तो इसको केवल बस अच चाहिए, तो इसलिए ये अंतरंग है। अंतरंग होने से पहले क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर बन गया अधि। क्या बन गया, अधि। अब हमें यहाँ पर ह्रस्व से पितिकृति तुक से तुक आगम करना है। वो कहता है ह्रस्वस्य तुक आगमो भवति पितिकृति प्रत्यय परतः। तो ये पितकृत तो परे है किंतु ये ह्रस्व नहीं है। आप क्या कर चुके हैं, इसको दीर्घ कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, दीर्घ कर चुके हैं। और क्या बना चुके हैं, अधि। समझ में आ गया।
तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुकी कर्तव्ये एकादेशः असिद्धः भवति। अब आपको यहाँ पर तुक करना है, तो जो दीर्घ एकादेश हुआ है वो क्या होगा, असिद्ध होगा। क्या दिखाई देगा, ई, आधि के बाद जो ई वो आपको दिखाई देगा। जब वो दिखाई देगा तो आपको क्या मिल जाएगा, रस्व मिलेगा। रस्व होगा तो आगम हो जाएगा। ये हो गया ना उत्सर्ग लक्षण भावार्थम। आदेश होने के बाद भी जो उत्सर्ग यानी स्थानीय, जो ह्रस्व स्थानीय था, तन निमित्तक कार्य हो जावे, इसके लिए ये असिद्ध वचन होता है। तो कहीं पर भी असिद्ध होगा, चाहे आपका असिद्धम बहिरंगम मंत्रंग इत्यादि परिभाषाओं से हो, चाहे शतपथकोर सिद्ध से हो। इसके बाद आप आगे चतुर्थ पाद में एक सूत्र और पढ़ोगे, असिद्ध वदत्रा भात है, तो ये असिद्ध होते हैं। असिद्ध का मतलब क्या, पूर्वत्रा सिद्धम भी आपको बताया हुआ है कि वो न के समान होता है। वो क्या होता है, न के समान, मतलब कार्य तो हुआ है किंतु एक शास्त्र दूसरे शास्त्र की दृष्टि में नहीं हुआ है, ऐसा लगेगा। तो ये जितने भी असिद्धत्व होते हैं उनके दो ही प्रयोजन होते हैं, एक तो उत्सर्ग निमित्तक कार्य हो जावे और आदेश निमित्तक कार्य न होवे, इसके लिए असिद्धत्व होता है। बात समझ में आ गई। तो ये उत्सर्ग निमित्तक कार्य यहाँ पर हो रहा है ना। अब आपको अधि जो दीर्घ वो क्या दिखाई देगा, रस्व दिखाई देगा। तो तुरंत यहाँ पर आप क्या करेंगे, तुक आगम करेंगे। तुक का क्या शेष बचेगा, क्या बन गया मिल करके, अधीत्य है। और ये ह्रस्व नहीं हो जाएगा क्या, आप अधीत्य बोलेंगे तो हम अधीत्य ही, किंतु उस कार्य को करने की दृष्टि में वो शास्त्र क्या होगा, केवल असिद्ध होगा। तो शत्रु का भी समझ में आ गया आपको और तुक का भी समझ में आ गया। ऐसी प्रेत्य में देख लो, प्र आगे इणगतौ, तो प्र ई गुण एकादेश हो गया, प्रे बन गया। अब यहाँ पर भी हमको तुक आगम करना था, किंतु प्रे तो दीर्घ है, ह्रस्व तो नहीं है, एक मात्रिक तो नहीं है, किंतु ये क्या हो गया, असिद्ध हुआ। असिद्ध होने से क्या दिखाई देगा, ई दिखाई देगा, तो तुक आगम हो जाएगा। तो शब्द विधि करने के प्रति और तुक करने के प्रति जो पूर्व पर के स्थान पे एकादेश हुआ है वो क्या हो जाएगा, असिद्ध होगा। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों सूत्र ही बहुत महत्वपूर्ण हैं एकादेश कार्य के प्रति, कि कहीं पर तो हम उससे क्या करेंगे, पूर्व का अंत मानेंगे, पर का आदि मानेंगे, क्योंकि एकादेश होने के बाद वो दोनों एक मिल गए। अब जब दोनों एक हो गए, हमें कार्य कुछ अन्य भी करने हैं, तो उसको हमने असिद्ध नहीं किया, उसको हमने क्या माना, पूर्व का अंत पर का आदि मान के कार्य कर लिया। किंतु शत्व और तुक करने के प्रति हमने क्या माना, उसको असिद्ध मान लिया, और असिद्ध होने के कारण से वहाँ पर शत्व नहीं हुआ और यहाँ पर तुक आगम हो गया। ठीक है। तो दोनों ही सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं एकादेश वाले, इसलिए अभी हम आगे एक पूर्व प्रयोग से एकादेश करते आगे विधान करेंगे। उससे पहले ही दोनों सूत्र दे दिए गए कि जो आगे एक आदेश होगा वो शत्व और तुक के प्रति असिद्ध रहेगा और यथा योग्य पूर्व का अंत अथवा पर का आदि माना जाएगा। बाकी आप निसंदिग्ध होकर के, निश्चिंत होकर के एक आदेश करते रहिए और सारे कार्य करते रहिए। तो आज का पाठ यहीं पर ही समाप्त करेंगे, शेष कल